वायुमंडलीय नदियां क्या हैं, इसके विषय में डॉक्टर मनोहर लाल जी आप लोगों को बताएंगे। इससे पूर्व हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धरती सतह पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, ये सब एक वातावरण का निर्माण करते हैं और ये वातावरण ही वैश्विक स्तर, विश्व स्तर पर जब होता है तो यह जलवायु कहलाता है। और जलवायु से पूर्व यह पर्यावरण जो है, यानी पृथ्वी को यह जो आवरण घेरे हुए है, परिता चारों तरफ से घेरे हुए है, वही पर्यावरण है। और पर्यावरण के प्रदूषित होने से बीमारियां, अनेक प्रकार के आपदाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें जो नदियां हैं, वो नदियां धरती के सतह पे बहती हुई सागरों में जाके मिलती हैं, चाहे वो अमेजन नदी हो, चाहे वो भारत की गंगा नदी हो, या फिर जो है सिंध नदी हो, या नील नदी हो। ये सब नदियां जो है समुद्र में जाके मिलती हैं और वो सागरों, महासागरों में जाके मिलती हैं। और लेकिन इसके अतिरिक्त जो वैश्विक स्तर पर जो हमारी पृथ्वी को का और सूर्य के बीच का जो स्थल है या जो जगह है अंतरिक्ष में, वहां से भी विकिरणों के निकलने की प्रक्रिया ही जो है मंडलीय नदी के रूप में दिखाई पड़ती है। इसी के विषय में डॉक्टर मनोहर लाल जी विस्तार से बताएं। वायुमंडलीय नदियां जैसे पृथ्वी पर नदियां हैं जिसको हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन वायुमंडल में हवा में भी नदी है, हवा में भी नदी है जल वाष्प के रूप में। और वो नदी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर नदी का रूप होता है, नदी बनती है। नदी की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर तक होती है। दुनिया की सबसे लंबी अमेजन रिवर है, अमेजन नदी है। उस अमेजन नदी से भी दुगना पानी उस नदी में अपने वायुमंडल में पानी है। उतना पानी लेकर के वो नदी बनती है, लगभग 5000 किलोमीटर और 3 किलोमीटर गहराई में 5000 किलोमीटर तक की लंबाई में बनती है। ये अपने भारतवर्ष को भी काफ़ी प्रभावित कर रही है। इसका उदाहरण ये है कि हम लोग सितंबर के महीने में भी इतनी बारिश कर रहे हैं, बारिश का अनुभव कर रहे हैं। और उसके कारण कम समय में अधिक से अधिक बारिश होती है। कम समय में अधिक बारिश होना वो जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण है, उस पर हम आएंगे। वातावरण में 3 प्रक्रियाएं प्रमुख होती हैं, जैसे विकिरण है और गतिकी है और रासायनिक क्रिया है। ये 3 क्रियाएं मिल करके पृथ्वी के वायुमंडल को की रचना करती है या प्रभावित करती है। तो सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य में स्पेक्ट्रम होते हैं। सूर्य की सूर्य की ऊर्जा में स्पेक्ट्रम है, जैसे एक्सरे होता है और गामा रेज होता है और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स। तो एक्सरे, सूरज से निकलने वाली एक्सरे मुख्यतः आयन मंडल लगभग 70 से 90 किलोमीटर के बीच में जहाँ से आयन मंडल का शुरुआत होती है, वहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक्सरेज और उसके कारण आयन बनता है। आयन मंडल उसी जगह से प्रारंभ होता है। तो उस हाइट पर, उस ऊंचाई पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO मुख्यतः पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है और वो गैस एक्सरे से मिल करके वो नाइट्रिक ऑक्साइड आयन में बना देता है। तो वहाँ पर वो आयन मंडल के रूप में स्टेब्लिश होता है, मतलब आयन मंडल बनता है। और बिजली का चमकना, जैसे हम सभी अपने यहाँ से पृथ्वी की सतह से भी जानते हैं कि
जिस तरह से विकिरण फैलाती है बिजली का चमकना, उसी तरह का उसी तरह की ऊर्जा सूर्य से भी निकलती है। सूर्य से भी निकलने वाली ऊर्जा उसी तरह की है जैसे कि हम लोग की बिजली चमकती है। तो और यूवी रेडिएशन है, जैसे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो अवशोषित होती है लगभग 300 किलोमीटर के नज़दीक में, 300 किलोमीटर के नज़दीक में अवशोषित होती है। और वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट ऊर्जा से ऑक्सीजन मालिक्यूल होता है लगभग 300 किलोमीटर पर। ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर के ऑक्सीजन मालिक्यूल बनता है। वो ऑक्सीजन मालिक्यूल को आयनाइज कर देती है, आयन बना देती है, तो उससे ऑक्सीजन आयन्स बनता है लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई पर। फिर यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन मुख्यतः ओजोन एब्जॉर्ब करता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है यूवी रेडिएशन। तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वातावरण में। इसीलिए पृथ्वी एक यूनिक जगह है जहाँ पर कि जीवन उपलब्ध है। वो जीवन की रक्षा करता है। जीवन के लिए ओजोन का होना बहुत ही जरूरी है। ओजोन है, इसीलिए ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित कर लेता है, और उसके कारण वो ऑक्सीजन मालिक्यूल्स बन करके, ऑक्सीजन मालिक्यूल बन करके ऑक्सीजन से ओजोन भी बनता है, और उस ओजोन से ऑक्सीजन एटम भी बनता है। ये लगभग 30 to 50 किलोमीटर ऊंचाई पर अधिकतम मात्रा में होता है। फिर विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन मतलब कि ये हमारे पृथ्वी की सतह पर आ रहा है, जिससे जो कि हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है, हम लोग उसको देख सकते हैं। हमारी आंख भी विजुअल रेडिएशन को देखने के लिए सेंसिटिव है, इसलिए हम विजुअल रेडिएशन को पृथ्वी की सतह पर देख सकते हैं। और ये वातावरण में हम है, वातावरण में उपलब्ध है। वो इंफ्रारेड रेडिएशन उनके द्वारा शोषित किया जा सकता है, शोषित कर लेती है इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन, पृथ्वी भी इंफ्रारेड रेडिएशन का एक सोर्स है। इंफ्रारेड रेडिएशन पृथ्वी से भी, क्योंकि विजिबल एनर्जी जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी भी एक ब्लैक बॉडी है, और वहाँ से भी एक इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन जब वातावरण में जाता है तो वातावरण में जाने से ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर अपने लोअर एटमॉस्फेयर मतलब कि 15 किलोमीटर के नीचे सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर हाइट तक ये गैसें होती हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं एक तरह से। 1950 के बाद से, जब से औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ है, तब से ग्लोबल वार्मिंग भी पृथ्वी का टेम्परेचर भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड O3 CO2 H2O एब्जॉर्ब कर लेती है। रेडियो वेव्स है, सूर्य से निकलने वाली रेडियो वेव्स पृथ्वी तक आती है। तो एक एडवांटेज ये है, एक फायदा ये है मनुष्य को कि रेडियो वेव्स जब सूर्य से निकलती है, पृथ्वी तक आती है, तो वो किसी भी मीडियम में एब्जॉर्ब नहीं करती है। मीडियम में जब एब्जॉर्ब नहीं करती है तो सूर्य में होने वाली हलचल, सूर्य में किस तरह का हलचल हो रहा है, सूर्य के वातावरण में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, उसको सरफेस पर, सतह पर मशीन लगा करके, इंस्ट्रूमेंट लगा करके लोग नाप रहे हैं, और उससे लोगों को पता लग जाता है कि सूर्य में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। अभी तो लोग उपग्रह का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सतह पर भी काफ़ी समय से, लगभग 1950 से ही सतह पर ही कई, पूरे विश्व में कई जगह इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, रेडियो वेव के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। वो उसको नाप करके ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी में किस तरह का हलचल है।
जायंट मीटियर रेडियो वेव्स है। जायंट मीटियर रेडियो वेव्स वो उससे लोग शोध करने वाले लोग वो सूर्यमंडल के अलावा, सोलर सिस्टम के अलावा और ग्रहों से आने वाली ऊर्जा का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तो विकिरण के बारे में मैंने बताया। और गतिकी डायनेमिक्स में किस तरह का होता है कि पृथ्वी का वातावरण मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से भरा हुआ है। इसके अलावा छोटे घटक जैसे ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसोल्स भी वातावरण में विभिन्न ऊंचाई पर होते हैं। एरोसोल्स की मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। औद्योगिकरण एक मात्रा के बाद जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो वो एक माध्यम है कि एरोसोल्स की मात्रा बढ़ने लगी है। लेकिन ज्वालामुखी ही एक मुख्य स्रोत है। जैसा कि कहा जाता है, एक थ्योरी है, एक सिद्धांत ये है कि डायनासोर विलुप्त हुए इस पृथ्वी पर से वो ज्वालामुखी फूटने के कारण ही हुए थे। कि ज्वालामुखी फूटा तो ज्वालामुखी फूटने के कारण पूरा पृथ्वी पर एरोसोल्स पूरी पृथ्वी में छा गया। पूरे पृथ्वी पर छा जाने का सोलर ऊर्जा पृथ्वी को कई सालों तक पृथ्वी पर वो ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा आई ही नहीं। और उसके कारण डायनासोर्स या जीवों का उस समय हरण हुआ था। तो सूर्य की किरणें इन गैसों पर जब पड़ती हैं तो वातावरण को गर्म कर देती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्र में गर्म और दूसरे क्षेत्र में ठंडा हो जाता है। इस तरह एक क्षेत्र में दबाव अधिक तो दूसरे में कम दबाव हो जाता है। और दबाव की असमानता के कारण गैस एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है और गैसों में गति उत्पन्न होती है। तो सतह पर गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है तो हवा का रूप ले लेती है। और परंतु अगर हवा के बहने में कोई बाधा आती है, हवा बह रही है, अगर कोई बाधा आती है तो एक लहरों का जन्म होता है, वेव्स बनता है, लहरों का जन्म होता है, लहरें बन जाती हैं। जैसे कि हवा बह रहा है, अगर घास ही है, घास है तो हवा घास से टकराती है, तो घास से टकराने से क्या होगा कि वो हवा में एक नदी की धारा या पानी की धारा की तरह बह रहा है, तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा। डिस्टर्बेंस होने से वो वहीं लहरों का जन्म होता है, लहरें बन जाती हैं। और वो लहर जब बन गया तो लहर चाहेगी कि उस दिशा में जाए जिस दिशा में घनत्व कम हो, पृथ्वी का घनत्व कम हो। तो पृथ्वी का घनत्व जैसे ऊंचाई के साथ में कम होता जाता है, सतह पर अधिकतम घनत्व होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी का घनत्व कम होगा। तो लहरें चाहती हैं कि वो ऊंचाई पर जाए, और जब पृथ्वी के सतह से ऊंचाई की तरफ चलना शुरू कर देती हैं और वो लहर जब ऊंचाई की तरफ जाती हैं तो लहरों का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मतलब कि उसका साइज होता है, वो आयाम है। उसका आयाम जैसे जैसे घनत्व कम होता जाएगा उसका आयाम बढ़ता चला जाएगा। और आयाम बढ़ने के कारण लहरें लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर लहरें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मतलब कि वो अस्थिर हो जाती है। हाँ, अस्थिर हो जाती है। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हैं। जब अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं तो वो टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। टूट जाने से क्या होता है तो फिर वो लहरें छोटी छोटी फिर वो बड़ी लहर छोटी छोटी लहर में कन्वर्ट हो जाती, बन जाती है। और वो छोटी छोटी लहर बनने के साथ साथ जैसी एनर्जी वो सतह से लेकर के 70 किलोमीटर तक लेके गई थी तो उस एनर्जी को वहाँ पे डंप करती है। वो एक सोर्स है,
कि वो लहर जमीन से ऊर्जा को लेकर के जाती है और 90 किलोमीटर तक ऊर्जा ले जाती है और वहाँ पे डंप करके वहाँ का एनर्जी को बढ़ाती है। ये क्रिया लगभग 70 से 80-90 किलोमीटर के ऊंचाई पर होता है। ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया में कई तरह का डिस्टर्बेंसेस जन्म लेता है, जैसे कि पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम लोग कहते हैं। पश्चिमी गड़बड़ी के कारण में असमय वर्षा होती है। उत्तर भारत के रीजन में पश्चिमी डिस्टर्बेंसेस के कारण विक्षोभ का एक उदाहरण है। और जैसे चक्रवात है, चक्रवात भी पैसिफिक ओशन में बनता है, शुरू हो वहाँ से होता है। चक्रवात की प्रक्रिया प्रशांत महासागर से ही शुरू होती है और ये भारत में आकर के भारी बारिश का स्रोत बनती है। जल ही जीवन है। पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल वाष्प मुख्यतः सतह पर पाया जाता है। यह जल वाष्प के रूप में सतह से लेकर के 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। औद्योगिकरण के बाद ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हुई है। समुद्र के जलस्तर का तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अम्लीकरण में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। समुद्र का जल अम्लीकरण हो रहा है। इसके कारण अरब सागर में समुद्र के जलस्तर के तापमान में भी बढ़ोतरी हुआ है। पानी का तापमान बढ़ने के कारण यह जल वाष्प है और इसकी तीव्रता में भी काफी विस्तार हो रहा है। समय के साथ इसका विस्तार होता ही जा रहा है। अर्थात आने वाले समय में भूस्खलन की घटना और बाढ़ की घटना में व्यापक बढ़ोतरी होता जाएगा। इसलिए वर्तमान में भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। साथ साथ भूस्खलन की घटनाओं में भी व्यापक विस्तार देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस तूफान और इसके विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन करना और अहम हो गया है। वायुमंडलीय नदियों की पहुंच भी नए स्थानों तक हो रही है। खाड़ी देशों में भारी बारिश, चिली में कम समय में भारी बारिश, जहाँ वहाँ बारिश ही नहीं होता है, वहाँ बारिश होता ही नहीं है, लेकिन कम समय में इतनी बारिश, बर्फ भरने की घटना, ऑस्ट्रेलिया में रेन बम यानी बारिश बम जैसी घटना फ्लाइंग रिवर्स के कारण ही हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण बदलती जलवायु में हवा का बदलता बहाव और जेट धाराएं ही हैं। यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान में क्षेत्रीय मौसम संबंधी पूर्वानुमानों में वायुमंडलीय नदियों की अवधारणाओं के बारे में जागरूकता सीमित है। इसका मुख्य कारण और चुनौती विशेष रूप से जटिल इलाकों में वायुमंडलीय नदियों से संबंधित डेटा की कमी है। इसी के साथ हम अपना हीट वेव में क्या होता है कि अगर लोकली सिविलाइज एरिया में ही, सिविलाइज में ही अगर गर्म वातावरण बना तो वो वाष्प बनकर तो अगर जाता है तो उसी एरिया में बारिश हो जाएगी। ये हीट वेव है, लोकल डिस्टर्बेंसेस। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जैसे मैंने मार्क किया है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, इसके अपेक्षा दूसरी में कम बारिश होती है। लोकल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नदी का पार्ट मुश्किल से 2 किलोमीटर है, तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में भी इतना यहाँ का करीब 70% की बारिश होती है। ऐसा देखिए स्थान होगी। ये सर ये अगर लोकल बारिश है तो ये मुख्यतः इस पर निर्भर करता है कि वाष्प हरियाली कहाँ जाती है, दूसरी में कहाँ हरियाली सब यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ हरियाली नहीं, यहाँ से ज़्यादा है। सिविल लाइन्स में तो स्थानीय रूप से दूसरी यहाँ से ज़्यादा है। एक चीज़ मैंने जो मार्क किया है, जैसे पछुआ हवा जब आती है और पश्चिम से जब पानी चलता है वो पानी दूसरी में मिलता है, वो कम बरसता है, साधारण रेन हो जाए, कभी तो आगे तक या पुल के आखिर तक पानी रहेगा, उसके बाद दूसरी में नहीं होगा। लेकिन जब पूरब से बारिश आती है तब दूसरी में बारिश होती है और उठा नहीं होती है। तो मेरे दिमाग में आता है कि जो उल्टा किया है
हवा जब आती है तो वहाँ से विक्षोभ बनता है, ऊपर उठ जाता है, वो लहरें बनती हैं, वो बादल को ऊपर ढक देती है, इसी कारण वहाँ बारिश नहीं होती। क्या ये अनुमान सही है या यहाँ पर और कुछ ऐसा किया जा सकता है कि पूरी स्टेट में बारिश ऐसी हो जो मतलब थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी जो फिजिकल कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन जिससे कि आपको भी बारिश मिल सके? यस सर। पहले तो ये जैसे कि बारिश एक एरिया में कम हो रहा है, एक एरिया में अधिक हो रहा है, बारिश का ना होना वो हवा, वो बादल अगर मूव कर रहा है, बादल अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा चल गया, उसको कैरियर चाहिए, वो बादल अगर मूव कर गया सर, हवा तो है, कैरियर का ही अभी तो वो है जो आपका वेजिटेशन जो है, पेड़ जो है, ये उसके कैरियर बन जाते हैं। वहाँ पर वेजिटेशन यहाँ से ज़्यादा है, अगर आप सामान्य तौर पर देखकर बहुत साइड से अच्छा विधाननगर लेकिन जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। यस सर। मैंने सवाल उठाया, अगर हवा वेजिटेशन ज़्यादा होने के बाद भी और भी आता है, ये जब वो नहीं हुई थी, बस्ती वहाँ नहीं बसी, वहाँ पर ज़्यादातर बात थी, तब भी वहाँ पर बारिश हो सकती थी, टोटल बात थी, तब भी वो बारिश नहीं, कोई और विकास से हाँ, ये है कि अगर वेजिटेशन होगा तो वो वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। हाँ, क्योंकि जल वाष्प जिस एरिया में अधिक बनता है, लोकल बारिश वहाँ अधिक होती है सर। और हवा अगर बारिश है, बादल है भी, अगर हवा चल गया तो बारिश नहीं। तो टोपोग्राफी ऐसा है, बादल ब्रेक कर जाता है। बादल ब्रेक कर जाता है। हम लोग का रीजन का संरचना ही ऐसा है कि अगर बादल हवा में बढ़ गया, और वहीं पर नैनी की हालत बेहतर है दूसरी से, नैनी में बारिश अच्छी होती है, दूसरी में बारिश कम होती है, पॉकेट्स में तो शहर से ज़्यादा बारिश नैनी में होती है। छोटे क्षेत्र में बारिश मैंने तीनों नैनी में दक्षिण से पानी जमा होता है, पानी जाता है तो बहुत ज़्यादा बारिश, तो मध्य प्रदेश से पानी आता है। तो आप कह रहे हैं कि फ्लाइंग रिवर जो है वो 5000 किलोमीटर लंबी है, तो उनका बारिश का क्षेत्र भी 5000 किलोमीटर लंबा होता है या किसी एक जगह वो बरसती है? यस सर। उसमें क्या होता है कि ये काम हमारे डायरेक्टर साहब कर रहे हैं, प्रोजेक्टर मॉडल उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने क्या बनाया, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, उनके अनुसार क्या है कि ये बारिश का वायुमंडलीय रिवर एक स्पंज जैसा है, स्पंज जैसा है, और उस स्पंज में आप कहीं पर छेद कर दीजिए तो वो स्पंज का पानी पूरा वहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह पे ही, जैसे वायनाड में गिरा पानी या जैसे हिमाचल में गिरा पानी, तो मतलब उसी जगह गिरेगा, 5000 किलोमीटर की रेंज में नहीं गिरेगा। उसके लिए अनुकूल परिस्थिति जहाँ मिल जाएगी वहाँ पर होता है। अब वो पूरे लेगा, लगभग 70 से 80% पानी पूरे ले जाएगा। बेल आइकन दबाएं जिससे आपको